कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद करते हैं सभी प्यारे विद्यार्थी कुछ समझते और रेगुलर स्टडी कर रहे होंगे। आज से हम आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट का कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करवाएंगे। वो आपको मिलेगा फोटोन क्लासेज ऐप पर। कुछ डेमो क्लासेज आपको यूट्यूब पर भी मिलेंगी, जो आपका ये अपना ऑफिशियल चैनल है फोटोन क्लासेज चोमो। और कंप्लीट कोर्स के लिए आपको फोटोन क्लासेज चोमो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। वो आपको देखो दो प्रकार से कोर्स मिलेगा। कंप्लीट जो आपके सेमेस्टर फर्स्ट का कोर्स है, एक साधारण बोर्ड पर भी मिलेगा व्हाइट बोर्ड पर, और एक डिजिटल बोर्ड पर भी मिलेगा। तो आप आराम से आप फिजिक्स का कोर्स हो चाहे मैथ्स का हो, आपको वहां से कंप्लीट कोर्स मिलेगा। और अब आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। कुछ विद्यार्थी ये सोचते हैं कि हमारी तो ट्वेल्थ में 95% है, 96% है, हमारे को इतनी पढ़ाई की आवश्यकता नहीं। नहीं बेटा, बीएससी का जो कोर्स रहता है वो 11, 12, 9, 10 से पूरा डिफरेंट रहता है। ये विद्यार्थियों की गलतफहमी हो जाती है कि मेरी तो 96 है, मेरे को इतना क्या पढ़ने की आवश्यकता है, मैं तो लास्ट में 5-10 रोज पढ़ के पास हो जाऊंगा। नहीं होंगे, क्योंकि टॉपिक ही अलग रहते हैं बीएससी के। यदि आप डेली घंटे 2 घंटे आप बीएससी को देते रहते हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, चाहे कितना ही कमजोर विद्यार्थी हो और चाहे कितना ही इंटेलिजेंट हो, आराम से 70-80 के आंकड़े को छू लेता है। वही विद्यार्थी बीएससी में फेल होता है। वैसे आप देख रहे हो कि अब की बार जैसे बीएससी के विद्यार्थी बहुत ज्यादा फेल हुए हैं। वो रीजन यही है कि विद्यार्थी पढ़ते ही नहीं है। आपको पढ़ाई पे ध्यान देना ही पड़ेगा यदि आप बीएससी करना चाहते हो। चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन वो ये घंटे 2 घंटे आप निकाल लो। जैसे आप ऑफलाइन कोचिंग जाने में असमर्थ हो, इसीलिए हम ऑनलाइन क्लासेज लेकर आए हैं कि जो विद्यार्थी कोचिंग नहीं जा सकते ऑफलाइन बीएससी की, वो ऑनलाइन कोर्स परचेज करें और पढ़ाई करें। यहां आपको फिजिक्स और मैथ का कोर्स मिलेगा। वो हम बात कर रहे हैं बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट की। यहां आपको फोटोन क्लासेज ऐप पर फिजिक्स का और मैथ्स का कंप्लीट कोर्स मिलेगा, और वो मिलेगा 1000 रुपीज में। यदि आप अलग अलग कोर्स लेना चाहते हो, जैसे फिजिक्स का अलग से लेना चाहते हो, तो वो मिलेगा आपको 750, और मैथ्स का भी कितने में मिलेगा, 70-50 में मिलेगा। और एक साथ लेना चाहते हो आप, तो आपके लिए कीमत है दोनों की 1000 रुपीज है। कंप्लीट चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथ्स हो, आपको एक एक टॉपिक करवाया जाएगा, ऊपर वाला क्वेश्चन भी अथवा वाला क्वेश्चन भी। आप ये नहीं कह सकते जब आप पेपर देने जाओगे तब आप खुद को एहसास होगा कि हाँ सर ने हमें अच्छे तरीके से एक एक टॉपिक पढ़ाया है और सर के पढ़ाए हुए से कोई टॉपिक बाहर नहीं गया, ये हमारी गारंटी है। लेकिन आपको शुरुआत से जुड़ना पड़ेगा और एक एक टॉपिक को पूरी लगन के साथ आपको स्टडी करनी पड़ेगी। फिर मैं सभी प्यारे विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं, क्योंकि विद्यार्थियों को बाद में दुख होता है कि सर फेल हो गई, 12 तक अभी 80% से कम बनी नहीं थी, लेकिन बीएससी में ये हो गया। तो बेटा वो आप बाद में परेशान हो, उससे बढ़िया है कि पहले आप सोच विचार कर लो और स्टडी को क्या कर दो, प्रारंभ कर दो। सेमेस्टर फर्स्ट में तो टाइम ही नहीं है, दिसंबर में एग्जाम है, कितना टाइम आपको पता है। तो अब आप ज्यादा लेट करोगे कि हाँ पढ़ लेंगे, इतना टाइम अपने पास अब नहीं है, क्योंकि टॉपिक डिफरेंट है। थोड़ा बहुत उनको टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सेमेस्टर प्रणाली है, अभी आप अनभिज्ञ हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और बीएससी में आपको पता आपके लिए सब चीजें नई हैं। तो अभी से आप अभी 2-3 क्लासेज अपन यूट्यूब पर प्रोवाइड कराएंगे। आराम से आप उनको देखिए, क्लासेज को आंकलन कीजिए कि सर कैसा क्या पढ़ाते हैं, और फिर सोच समझ के आपको अच्छा लगे तो कोर्स परचेज कीजिए। यदि आपको पसंद नहीं है कि सर समझ में नहीं आ रहा है, तो आपकी देखो इच्छा है, आप मेरे कहने से तो परचेज करोगे नहीं, वो आप पे डिपेंड है। जब आपको अच्छा लगे, ये हमारी गारंटी है, फिजिक्स और मैथ्स कंप्लीट से आपको नोट्स बनवाए जाएंगे और उनसे कोई मैटर हम बाहर नहीं आने देंगे। तो मेरा एक चीज का ध्यान रखना, विशेष तौर पे सभी विद्यार्थी, चाहे आपकी 12th में कितनी परसेंटेज हो, आप बीएससी कर रहे हो, तो बीएससी की साथ आप स्टडी प्रारंभ कर दो। चाहे 2-3 घंटे चाहे 2 घंटे आप जो भी दो, लेकिन वो टाइम देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वरना एग्जाम के टाइम आपका दिमाग डिप्रेशन में आ जाएगा कि अब क्या पढ़ें क्या छोड़ें, और रिजल्ट क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। और जो विद्यार्थी अभी से आप घंटे 2 घंटे, चाहे वो देखो ज्यादा टाइम है जो बीएससी कर रहा है और कोई टाइम और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा, तो वो तो आराम से पूरा टाइम बीएससी को दे, आराम से अच्छी परसेंटेज बनाएगा। लेकिन जो कई विद्यार्थी रहते हैं कि सर हमारे पास टाइम नहीं, हम तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बोल रहा हूं कि वो कम से कम 2 घंटे तो बीएससी को डेली दें। देखो अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, अब की बार अपने जो सेमेस्टर फर्स्ट है, इसमें मैथ्स की बात करें तो मैथ्स की 2 बुकें ली गई हैं। देखो पहले क्या होता था, फिजिक्स के भी 3 पेपर लगते थे बीएससी में,
मैथ्स के भी 3 और केमिस्ट्री के भी 3। अब सेमेस्टर प्रणाली में क्या कर दिया, फिजिक्स का भी एक पेपर लगेगा सेमेस्टर फर्स्ट में, मैथ्स का भी एक पेपर लगेगा और केमिस्ट्री का भी क्या लगेगा, एक पेपर लगेगा। जैसे हम अब की बार जो पेपर मैथ्स का होगा सेमेस्टर फर्स्ट में, बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट में, उसमें 2 बुकें ली है इन्होंने। एक तो कौन सी बुक ली है, ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स से नाम से दे दी अब की बार ये। और एक बुक कौन सी है आपकी, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ये 2 बुक हैं आपके। आपका जो पेपर लगेगा उसमें 4 यूनिट आएंगी, तो 3 यूनिट तो कहां से आएंगी आपकी, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से आएंगी। 2 यूनिट कहां, सॉरी 1 यूनिट कहां से आएगी, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स से आएगी। इष्टतमीकरण प्रविधियां, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या हो गया, विविक्त गणित। सबसे पहले मैं जो आपके स्टार्ट करूंगा वो कौन सी बुक स्टार्ट करूंगा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। देखो सिलेबस वगैरह की हम बात करें, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों ने गूगल वगैरह से डाउनलोड कर लिया होगा, नहीं किया तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक तो अपने ऐप के बारे में भी, ऐप का भी लिंक वहां उपलब्ध करा देंगे, और साथ के साथ आपको वहां जो सिलेबस है वो भी उपलब्ध करा देंगे। वहां से आप डाउनलोड करके सिलेबस को देख लेना कि अपने कौन कौन से टॉपिक हैं। मैथ्स की बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैं कौन सी बुक पढ़ाऊंगा आपको, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। विविक्त गणित। इससे आपके 3 यूनिट आएंगी। देखो सबसे पहले हम लेके चलेंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखते हुए, कई विद्यार्थी ये भी पूछते हैं कि सर बुक्स कौन सी पढ़े, तो आपको बुक्स पढ़नी है जेपीएच की, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की, विविक्त गणित की, और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के नाम से आई है। पहले देखो ये ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी के नाम से थी, वही बुक अब की बार ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के नाम से आ गई जेपीएच की। कवर चेंज किया है, समीकरण सिद्धांत के नाम से पुरानी बुक मिल जाएगी, वो बुक ले आना। कोई विद्यार्थी नई बुक्स नहीं लेकर आना चाहता तो वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की पुरानी वाली बुक है, सेम टू सेम वही, अब जो नई बुक आई है जेपीएच की वो पुरानी वाली बुक की है, बस उसका ओनली क्या किया है, कवर चेंज किया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स विविक्त गणित, और यूनिट लेके चलेंगे अपन सेकंड। पहले देखो मैं यूनिट सेकंड और यूनिट नंबर आपको थर्ड कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद मैं लूंगा यूनिट फर्स्ट, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या हो जाएगी फिर कंप्लीट। फिर लेंगे यूनिट नंबर 4, जो आपकी कौन सी बुक से आएगी, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के नाम से आएगी। देखो हम बात करें यूनिट नंबर सेकंड की, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, अपना सबसे इंपोर्टेंट यूनिट सेकंड और थर्ड थोड़ी मिक्स में यूनिट मैं आपको बता दूं। एक तो ग्राफ नाम का टॉपिक है, एक ट्री वृक्ष नाम का टॉपिक है। यदि आप 2 टॉपिक कवर करते हो और इनके साथ साथ आप एक संख्याक फलन नाम का और टॉपिक है, यदि 3 टॉपिक कवर करते हो तो आपकी यूनिट सेकंड और थर्ड यूनिट क्या हो जाएगी, कंप्लीट। पहले मैं आपको ग्राफ कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद ट्री वृक्ष कंप्लीट कराऊंगा, और उसके बाद मैं कराऊंगा आपको न्यूमेरिक फंक्शन संख्याक फलन। तो ये 3 टॉपिक करवाते ही आपकी क्या हो जाएगी, यूनिट नंबर सेकंड और थर्ड कंप्लीट हो जाएगी। तो मान के चलो कि आप 25-30 क्लास का मैटर है ये, क्योंकि टॉपिक्स काफी लेंथी है ये। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ग्राफ की। देखो आज ग्राफ क्या होता है, देखो एक बार मैं डेफिनेशन लिखा देता हूं। माना वी कोई एरिक्त समुच्चय है। एरिक्त का अर्थ आप समझ गए कि उसमें वो खाली नहीं है, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट से है, तथा ई वी के अक्रमित युग्मों का समुच्चय है।
तब संरचना G बराबर VE ग्राफ कहलाती है, जहां V को शीर्षों का समुच्चय एवं E को कोरों का समुच्चय कहते हैं। देखो बात को समझो बेटा, ग्राफ क्या होता है, ग्राफ की हम बात करें, ग्राफ में देखो दो चीजें काम आती है बेटा। वैसे G बराबर VE जो संरचना होती है उसको क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं, जहां V को तो क्या बोलते हैं, शीर्षों का समुच्चय, E को क्या बोलते हैं, कोरों का समुच्चय। ग्राफ में हमेशा जो V होता है ना वो एक एरिक समुच्चय होता है। V कभी भी खाली नहीं रहेगा, V में कोई ना कोई शीर्ष आएगा क्योंकि V शीर्षों का समुच्चय होता है। और E होता है ना वो V के अकर्मित युग्मों का समुच्चय होता है। कहने का जैसे आपको V लेकर कहने का दो V लेंगे तब अपने पास क्या बनेगी, कोई ना कोई कोर बनेगी आपके पास। दो शीर्षों की जगह एक शीर्ष पर भी कोर बन जाती है, वो चीजें आपको समझा देंगे, उसे क्या कहते हैं, लूप या पास। अभी तो आप नॉर्मल समझो कि संरचना G बराबर V क्या कहलाती है, ग्राफ कहलाती है। ग्राफ में दो ही चीजें काम आती हैं, एक शीर्षों का समुच्चय, एक क्या आता है, कोरों का समुच्चय। V हमेशा क्या होता है, एरिक। जैसे मैं डायग्राम की बात करूं, जैसे मैंने एक संरचना बना दी बेटा, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है और ये V4 है, और ये एक कोर और ले लीजिए बेटा, इसको नाम दे दिया E1, इसको नाम दे दिया E2, इसको नाम दे दिया E3, इसको नाम दे दिया E4। इस प्रकार की कोई संरचना होगी G बराबर VE बेटा, इसका नाम ग्राफ को किससे लिखते हैं, G बराबर V से। इस प्रकार की कोई संरचना होती है वो ग्राफ कहलाती है बेटा। ग्राफ में दो चीजें रहती है, एक तो शीर्षों का समुच्चय। शीर्ष किनको बोला जाता है बेटा, ये होते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। वैसे ग्राफ देखो आप नॉर्मल समझो तो जैसे आपके पास ये कोई शहर है V1, ये कोई शहर है आपके पास V2 है, ये V3 है, ये कोई शहर है में कोई V1 V2, जैसे जयपुर हो गया, अजमेर हो गया, बाड़मेर हो गया। और ये उन V1 से V2 जाने के क्या है, रास्ते हैं, जैसे रोड वगैरह हो गई। तो जो रोड वगैरह है उनको तो नाम क्या दे रहे हो आप, कोर। और जो शहर है उनको हम क्या नाम दे रहे हैं, शीर्ष नाम दे रहे हैं। तो इनसे ही एक संरचना दिमाग में आई है कि ऐसे आप ग्राफ बना सकते हो। जैसे हम बात करें यहाँ V जो शीर्षों का समुच्चय होता है, V में तो कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, V1, V2, V3 और V4। और यहाँ जो E कोरों का समुच्चय होता है, E में क्या क्या काम आते हैं, स्मॉल E1, स्मॉल E2, स्मॉल E3 और स्मॉल E4। ये आपके पास E1, E2, E3, E4। तो ध्यान रखना ये V है ना, ये शीर्षों का समुच्चय होता है। शीर्ष किनको बोलते हैं, V1, V2, V3, V4 को। कोरे किनको बोलते हैं, जैसे V1, V2 के बीच ये आपके पास एक रास्ता सा है, रोड है, इसको क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। अभी मैंने एक बोला कि जो E होता है ना वो V के अक्रमित युग्मों का समुच्चय होता है। वो कैसे, जैसे हम E1 की बात करें, E1 जो कोर है वो कौन से दो शीर्षों से मिलकर बनी है, V1 और V2 से। चाहे आप इसको V1 V2 बोलो और चाहे आप इसको V2 V1 बोलो, कहने का क्रम का कोई महत्व नहीं होता। कहने का जो E1 जो कोर है वो कौन से दो शीर्षों के बीच है, V1 V2 बोल दो चाहे V2 V1, वही होता है अक्रमित। जो E होता है ना आपके पास, E के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें कोई क्रम का महत्व नहीं होता। जैसे E का एलिमेंट्स आपके पास E1 कोर है, चाहे V1 V2 से बोल दो चाहे V2 से V1 बोल दो, अक्रमित का अर्थ यही है। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। ग्राफ एक संरचना होती है जिसमें दो चीजें होती हैं, शीर्ष होते हैं और क्या होती है, कोरे होते हैं। जैसे कई शहर होते हैं, उनके भी एक शहर से दूसरे शहर जाने के दो रास्ते भी होते हैं, तो वैसे अपने पास हमने क्या ले ली, दो वोक ले ली। तो बात समझ में आ गई होगी ग्राफ क्या होता है। देखो ग्राफ में कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। एक तो किसका ध्यान रखना है, आसन शीर्ष का। यदि ग्राफ जी के, हम एक ग्राफ लेके चल रहे हैं G बराबर VE, और उसके कोई दो शीर्ष ले लिए हमने,
यदि ग्राफ G बराबर V के किन्हीं दो शीर्षों VI तथा VJ के मध्य कोई कोर विद्यमान है तो VI एवं VJ परस्पर आसन शीर्ष कहलाते हैं। परस्पर आसन शीर्ष कहलाते हैं। जैसे आपके पास एक ग्राफ, आपके पास कैसा है बना लीजिए, जैसे आपने ग्राफ बना लिया, जैसे ये अपने पास शीर्ष स्मॉल v1 है, ये v2 है, ये v3 है, ये इनके बीच कोर e1 हो गई, ये e2 हो गई, ये e3 हो गई। और भी बनाना चाहो तो आप जानते हैं ग्राफ क्या होता है, एक संरचना होती है। v3 हमने v4 नाम दे दिया, इसको क्या नाम दे दिया, v5। और भी नाम देना चाहो तो e1 e2 e3 ये नाम दे दिया, e4 ये नाम दे दिया हमने e5। और भी बनाना चाहो तो आप बना लीजिए, जैसे इसको हमने क्या नाम दे दिया, e6। जैसे आपके पास एक ग्राफ है, तो हम यहां बात करें तो मैंने लिखा क्या है, कोई भी दो शीर्ष है वो आसन शीर्ष कब कहलाते हैं, यदि ग्राफ G बराबर V के किन्हीं कोई भी दो शीर्ष है VI VJ, कोई आर्बिट्रेरी वर्टेक्स है, ये स्वैच्छिक शीर्ष है, उनके मध्य यदि कोर विद्यमान है तो VI और VJ परस्पर क्या कहलाते हैं, आसन शीर्ष कहलाते हैं। जैसे मैं बात करूं कि जैसे यहाँ V3 और V4 जो शीर्ष है उनके बीच क्या है, E4 कोर विद्यमान है, तो V3 और V4 है वो परस्पर क्या कहलाते हैं, आसन शीर्ष कहलाते हैं। जैसे V3 और V5 के मध्य डायरेक्ट कोर विद्यमान नहीं है, तो V3 और V5 है वो परस्पर आसन शीर्ष नहीं कहलाएंगे, डायरेक्ट कोर होनी चाहिए उनके बीच। जैसे V2 V1 क्या है, परस्पर आसन शीर्ष है, क्योंकि इनके बीच क्या है, कोर विद्यमान है। तो कोई भी दो शीर्ष है यदि उनके बीच कोर विद्यमान है तो वो क्या कहलाते हैं, परस्पर आसन शीर्ष। जैसे मैं बात करूं कि V1 और V4 है वो परस्पर आसन शीर्ष नहीं है, क्योंकि इनके बीच कोई कोर विद्यमान नहीं है, डायरेक्ट कोर होनी चाहिए, ध्यान रखना। तो आसन शीर्ष वाली बात समझ में आ गई होगी। मैं बोल के बता देता हूं कि यहाँ V1 तथा V2 परस्पर आसन शीर्ष है, V1 V3 भी है, V2 V3 भी है, V2 V4 भी है, V3 V4 भी है, और V4 V5 भी क्या है, परस्पर आसन शीर्ष है। देखो और होता आपके पास अंत्य शीर्ष। लिख देना, यदि ग्राफ पे G बराबर ग्राफ G बराबर V के वो लिख दो जाए किन्हीं दो शीर्षों VI तथा VJ के मध्य कोई कोर E के नाम दे दो बेटा, विद्यमान हो तो VI तथा VJ कोर E के अंत्य शीर्ष कहलाते हैं। बना लीजिए आप कोई भी डायग्राम, हमने ये डायग्राम बना लिया, जैसे ग्राफ बना लिया हमने V1 V2 V3 V4। देखो ग्राफ बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, दो ही चीजें लिखनी पड़ती हैं ग्राफ में, आप लाइनें खींच दिया करो, एक तो कोर चाहिए और क्या चाहिए आपको, शीर्ष चाहिए आपको, है ना। ये आपके पास कोई ग्राफ है, देखो आसन शीर्ष तो परस्पर आसन शीर्ष कहलाते हैं, अंत्य शीर्ष क्या होते हैं, वो किसी कोर के होते हैं। जैसे मैंने क्या लिखा है कि यदि ग्राफ G बराबर V के किन्हीं दो शीर्षों VI तथा VJ के मध्य कोई कोर E के विद्यमान है, तो VI और VJ कोर E के क्या कहलाते हैं, अंत्य शीर्ष कहलाते हैं। जैसे यहां हम बात करें कि कोर E1 है, तो कोर E1 है उसके अंत्य शीर्ष क्या है बताइए, तो आप बोलोगे सर कोर जो E1 है उसके अंत्य शीर्ष क्या है, V1 तथा V2 है। ऐसे कोई आपको बोले
कि कोर E2 के अंत्यशीर्ष क्या है, तो आप बोलोगे सर कोर E2 है वो V2 और V4 से मिलकर बनी है। किस किस से मिलकर बनी है? V2 और V4 की। तो कोर E2 के अंत्यशीर्ष क्या है? V2 और V4। ऐसे ही कोर E3 के अंत्यशीर्ष क्या है? V2 V3, चाहे V3 V2 कुछ भी बोल दो, लेकिन कोर E3 के अंत्यशीर्ष कौन कौन से हैं? V2 और V3 है आपके पास। तो बात समझ में आ गई होगी। आसन शीर्ष, जैसे कोई पूछे कि V1 V3 परस्पर आसन शीर्ष है क्या, तो आप मना कर देना कि V1 और V3 परस्पर आसन शीर्ष नहीं है, क्योंकि इनके बीच में कोई भी कोर विद्यमान नहीं है। कोई आप आसन शीर्ष तो वैसे बोलेगा कि है या नहीं है वो परस्पर, और अंत्यशीर्ष की बात कैसे होगी कि इस कोर के वो अंत्यशीर्ष है या नहीं है। तो आप देख लेना, जैसे कोर E3 के अंत्यशीर्ष क्या है? V2 और V3 है। क्यों है? क्योंकि जो कोर E3 है वो कौन से दो शीर्षों के बीच में है? V2 और V3 के बीच में है। तो कोर E2 के अंत्यशीर्ष क्या होंगे? V2 और V3 होंगे आपके पास। बात समझ में आ गई होगी। देखो ग्राफ का भी बेसिक चल रहा है। ग्राफ में और होता है, देखो समांतर कोरे। लिख देना किसी ग्राफ पे, एग्जाम में परिभाषा पूछता, आपसे ध्यान रखना। आपके जो सेमेस्टर फर्स्ट है ना, उसमें थ्योरी पोर्शन ज्यादा आपके। सेमेस्टर सेकंड है, उसमें आपके कैलकुलस वाली बुक रखी गई है, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस। तो वो क्या आपके न्यूमेरिकल है, वैसे थ्योरी नहीं है उसमें इतनी। लेकिन सेमेस्टर फर्स्ट में तो आपके ज्यादातर क्या है? थ्योरी है। लेकिन थ्योरी ऐसी है कि आप पढ़ोगे तो एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। समांतर कोरे क्या होती हैं? किसी ग्राफ G बराबर VE के किन्हीं दो शीर्षों पर, कोई ग्राफ आपके पास G बराबर VE और उसके कोई दो शीर्ष हैं, मध्य एक से अधिक कोरे आपतित हैं, हो तो वे कोरे परस्पर समांतर कोरे कहलाती है। सीधी सी बात है कि आपके पास कोई भी ग्राफ पर उसके कोई भी दो शीर्ष है, उनके मध्य एक से अधिक कोरे आपतित है, तो वे कोरे क्या कहलाएंगी? परस्पर समांतर कोरे कहलाएंगी। जैसे हमने डायग्राम बना लिया, बना लेते हैं इजी, ये डायग्राम बना लिया हमने। देखो ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, और ये क्या है? V4 है। और हमने यहां E1, E2, E3, E4 और E5 ले लिया। तो यहां देखो, जो आपके पास V1 और V2 शीर्ष है, इन पर एक से अधिक कोरे आपतित, आपको पता है दो कोरे एक से अधिक और दो या तीन कितनी भी हो सकती हैं वो। तो यहां इस ग्राफ की हम बात करें तो शीर्ष V1 और V2 के मध्य एक से अधिक कोरे आपतित हैं, दो कोरे आपतित हैं V1 और V2 पर, E1 और E2। तो ये E1 और E2 है ना, वो परस्पर क्या है? समांतर कोरे हैं। लिख देना कि यहां ग्राफ में यहां E1 तथा E2, यहां E1 तथा E2 परस्पर समांतर कोरे हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। कोई भी दो शीर्ष है, उन पर एक से अधिक कोरे आपतित हैं, तो वे कोरे परस्पर क्या कहलाती है? समांतर कोरे कहलाती हैं। देखो ये जो कोरे होती हैं, एक इसके बाद एक छोटी सी बात और आती है, जैसे हम बात करें इसके बारे में चर्चा कर ही लेते हैं, पास की, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं लूप। लिख देना ग्राफ G बराबर VE में, ग्राफ G बराबर VE में एक ऐसी कोर, एक ऐसी कोर जो जिस शीर्ष से प्रारंभ होती है, जिस शीर्ष से प्रारंभ होती है
यदि उसी शीर्ष पर समाप्त होती है तो उसे पास कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो लूप, LOOP। जैसे हमने एक ग्राफ ले लिया आपके पास, ये हमने ग्राफ ले लिया, ये हमने नाम दे दिया V1, ये V2, ये V3। अब हमने एक कोर ऐसी ले ली, ये स्मॉल E1 है, कोरों को स्मॉल E1, स्मॉल E2, स्मॉल E3, स्मॉल E4 ऐसे लिखते हैं। तो यहां देखो, एक ऐसी कोर है E4 जो V3 शीर्ष से प्रारंभ हो रही है और V3 शीर्ष पर ही क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। तो जो E4 जो कोर है वो क्या कहलाती है, पास कहलाती है। यहां जो E4 कोर है वो क्या है, एक लूप है आपके पास, क्या है, एक पास है ना, पास बोल दीजिए चाहे लूप। तो आप समझ गए होंगे ग्राफ G बराबर V में एक ऐसी कोर जो जिस शीर्ष से प्रारंभ होती है उसी शीर्ष पर समाप्त होती है, तो उसे क्या कहते हैं, पास कहते हैं। ये डेफिनेशन वगैरह एग्जाम में आएंगी तो आपको लिखना आना चाहिए, लैंग्वेज वगैरह जो मैं आपको एक एक, ये मत सोचना कि कुछ दिनों के लिए ऐसा चलेगा। आपका कंप्लीट कोर्स, कोई थ्योरम हो, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, आपको इसी प्रकार समझाया जाएगा, एक एक क्वेश्चन। दिमाग में डाउट से मत लेके आना। हमारे को खुद को मार्केट में पढ़ाते हुए आज 9-10 साल हो गए BSc को, हमें पता है सब कुछ एक एक, क्योंकि क्या पता कितनी बार हमने इन चीजों का कोर्स करवा दिया होगा। तो आपको इन चीजों की परवाह नहीं करनी, आपको बस स्टडी पे ध्यान देना है। आप नए भी बुक लेके आओगे तो भी हम इतना आपको एक एक यूनिट, जैसे यूनिट सेकंड लिख दी, पहले यूनिट सेकंड को क्या करवाएंगे, कंप्लीट, क्योंकि इसमें कुछ ग्राफ है और एक न्यूमेरिकल फंक्शन है, वो वाला टॉपिक करवा देंगे। जो भी आप जैसे बोले यूनिट सेकंड कंप्लीट करवा दी, फिर यूनिट थर्ड, फिर किस में आएंगे, यूनिट फर्स्ट में, और फिर यूनिट नंबर 4। देखो इसके बाद कुछ ग्राफ्स के प्रकार दे रखे हैं, टाइप्स ऑफ ग्राफ। हम बात करें टाइप्स ऑफ ग्राफ्स की। ग्राफों के प्रकार, अभी अपन सिंपल पढ़ रहे हैं, 3 प्रकार के ग्राफ पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सरल ग्राफ। सिंपल ग्राफ की बात करेंगे हम। देखो मैं डेफिनेशन लिखा देता हूं। यदि ग्राफ G बराबर VE में, यदि ग्राफ G बराबर VE में समांतर कोरें तथा पास, यदि ग्राफ G बराबर VE में समांतर कोरे तथा पास दोनों ही विद्यमान नहीं हो, दोनों ही विद्यमान नहीं हो, तो ऐसा ग्राफ सरल ग्राफ कहलाता है। परिभाषा समझ में आ गई हो कि कोई भी आपके पास ग्राफ हो उसमें समांतर कोरे भी विद्यमान नहीं हो और पास लूप दोनों विद्यमान नहीं हो, ऐसे ग्राफ को क्या कहते हैं अपन, सरल ग्राफ कहते हैं। एक बार उतारो आप। बात समझ में आ गई होगी, कोई भी ग्राफ दिख जाए जैसे डायग्राम बना लेना आप, कुछ भी, जैसे हमने डायग्राम बना लिया। ये V1 है, ये V2 है,
ये V3, ये V4 और ये V5। कोरों को हमने नाम दे दिया E1, E2, E3, E4, E5। तो आप समझ गए संरचना है कि जिसमें शीर्ष और क्या है, कोरे हैं। ऐसी संरचना क्या कहलाती है, ग्राफ। लेकिन एक ऐसा ग्राफ है, आप देखते समझ गए कि सर ये सरल ग्राफ है, क्योंकि हम कोई से भी दो शीर्ष ले ले, चाहे V4 V5 ले ले, चाहे V3 V5 ले ले, चाहे V2 V3 ले ले, कोई भी दो शीर्ष लेंगे, उनके बीच आपको कितनी कोरे मिले, सॉरी अपन कोई भी कहीं भी बात करें, जैसे इस ग्राफ में सिंपल तरीके से देखें, इस ग्राफ में न तो क्या है समांतर कोरे हैं आपके पास, जैसे ग्राफ जी, और नहीं क्या है लूप और पास है, क्योंकि किन्हीं भी दो शीर्षों के बीच देखेंगे तो आपको कितनी कोरे मिलेंगी, एक ही कोर मिलेगी, तो समांतर कोर नहीं है, और लूप और पास भी नहीं है, कोई एक ऐसी कोर नहीं है जो जिस शीर्ष से प्रारंभ हो उसी पर क्या हो, समाप्त हो। तो ये ग्राफ कैसा ग्राफ कहलाएगा आपके पास, ये क्या आपके पास सिंपल ग्राफ है। कैसा ग्राफ है ये, सिंपल ग्राफ है, ये सरल ग्राफ आपके पास। उतार लीजिए, आप पे वीडियो को रोक के उतार लिया करो। हम आपको वीडियो के लास्ट में जैसे जैसे अपन को डेफिनेशन वगैरह लिखाते हैं, मैं थोड़ा सा टाइम दे दूंगा, जिससे आप वीडियो को रोक के उतार लिया करो चीजों को। ये नोट्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर देना आप। अब हम बात करें, मल्टीग्राफ की बात कर रहे हैं। वही है, यदि ग्राफ G बराबर VE में, वो लिख दीजिए आप, तो क्योंकि ज्यादा घुमाने की आवश्यकता है ही नहीं, डेफिनेशन को सिंपल सी परिभाषा है तो आप लिख दोगे, यदि ग्राफ G बराबर VE में, देखो इसमें क्या लिखाया था मैंने, समांतर कोरे तथा पास दोनों ही विद्यमान नहीं हो। मल्टी में क्या होता है, समांतर कोरे तो विद्यमान होती है। यदि ग्राफ G बराबर VE में समांतर कोरे तो विद्यमान हो, परंतु पास विद्यमान नहीं हो। मल्टी ग्राफ कहलाता है। सेमेस्टर फर्स्ट में आपकी थ्योरी है, ध्यान रखना। जैसे ग्राफ बना लिया आपने, लो ये बना लिया ग्राफ, जैसे इसमें आपने क्या ले लिया, समांतर कोर ले ली। जैसे ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, ये E3 हो गया, E4, E5, ये स्मॉल V1, शीर्ष देखो, शीर्ष स्मॉल लेटर से लिखा करो आप, V1 V2 V3 हो गया, V4 हो गया, आगे और लेना चाहो तो V5 ले लीजिए आप। वो तो ग्राफ आप समझ गए क्या होता है ना। ये कौन सा हो गया, E6। ये आपके पास क्या है, एक संरचना है, एक क्या है आपके पास, एक ग्राफ है। अरे कैसा ग्राफ है, आप इस ग्राफ में देखोगे तो समांतर कोरे तो विद्यमान है, क्योंकि समांतर कोरे हम जानते हैं कि कोई भी दो शीर्ष हैं, यदि उन पर एक से अधिक कोरे आपतित हैं तो वे कोरे परस्पर समांतर कोरे कहलाती हैं। जैसे हम बात करें यहाँ E2 और E3 है, वो परस्पर क्या है, समांतर कोरे हैं। लेकिन कोई भी लूप और पास विद्यमान नहीं है। लूप और पास आप जानते हैं एक ऐसी कोर होती है जो जिस शीर्ष से प्रारंभ होती है उसी शीर्ष पर क्या होती है, समाप्त, तो वो विद्यमान नहीं है। तो ये ग्राफ कैसा ग्राफ है, ये ग्राफ मल्टी ग्राफ आपके पास। वीडियो को रोक के उतार लिया करो आप। देखो इसके बाद हम बात करेंगे छद्म ग्राफ की। छद्म स्टूडियो ग्राफ, हम छद्म ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ क्या होता है, लिख देते हैं डायरेक्टली, एक ऐसा ग्राफ, एक ऐसा ग्राफ पे, ग्राफ को अपन किससे लिखते हैं, G बराबर VE से, जिसमें समांतर कोरे, एक ऐसा ग्राफ जिसमें समांतर कोरे
तथा पास दोनों विद्यमान हो, एक ऐसा ग्राफ जिसमें समांतर कोरी तथा पास दोनों विद्यमान हो छद्म ग्राफ कहलाता है। देखो सरल ग्राफ की परिभाषा भी दिखाते हैं, मैंने क्या लिखाई थी आपको, दोनों ही विद्यमान नहीं हो तो वो तो सरल ग्राफ था, लेकिन छद्म ग्राफ में क्या होता है, दोनों विद्यमान होती है, ध्यान रखना। एक ऐसा ग्राफ जिसमें समांतर कोरी तथा पास दोनों विद्यमान हो, ऐसे ग्राफ को क्या कहते हैं, छद्म ग्राफ कहते हैं। जैसे हमने एक ग्राफ बना लिया, हमने इसको नाम दे दिया V1, इसको नाम दे दिया V2, इसको नाम दे दिया ये E1, ये E2, ये E3, एक और ले लीजिए आप, ये हमने E4 और हमने एक पास भी ले ली E5। ये कैसा ग्राफ, आप देखोगे सर इस ग्राफ में समांतर कोरी भी है E3 और E4 और लूप और पास भी है E5, तो जिसमें दोनों विद्यमान होते हैं वो ग्राफ कैसा ग्राफ कहलाता है, ये ग्राफ कैसा है, छद्म ग्राफ आपके पास। तो बात समझ में आ गई होगी, ऐसा ग्राफ जिसमें दोनों विद्यमान हो वो ग्राफ क्या कहलाता है, छद्म ग्राफ कहलाता है। एक बार वीडियो को रोक के उतार लो। हाँ, तो तीनों परिभाषाओं में अंतर रखना। नॉर्मल है, मल्टी ग्राफ क्या कहलाता है, जिसमें समांतर कोण तो विद्यमान हो परंतु पास विद्यमान नहीं हो। एक होता है आपके पास सरल ग्राफ होता है जिसमें दोनों ही विद्यमान नहीं होनी चाहिए, ऐसे ग्राफ को क्या कहते हैं, सरल ग्राफ कहते हैं। तो बातें समझ में आ गई होंगी। देखो अब हम बात करेंगे शीर्ष की कोटि, या घात शब्द भी लिखा हुआ सकता है, कंफ्यूज मत होना। देखो वैसे कोटि को आप ऑर्डर से लिखते हो, लेकिन यहां हम डिग्री से लिखेंगे, ध्यान रखना ना। शीर्ष की कोटि या घात, तो हम बात कर रहे हैं डिग्री की, बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ वर्टेक्स, VERTEX। शीर्ष की कोटि क्या होती है, देखो ग्राफ के शीर्षों की, ग्राफ की कोटि नहीं निकलती, ध्यान रखना, ग्राफ के शीर्षों की कोटि निकलती है। और वो कैसे निकलती है, एक बार इसकी डेफिनेशन लिखिए आप पे, ग्राफ G बराबर VE के किसी शीर्ष से, हमने इसका कोई शीर्ष ले लिया स्मॉल v की कोटि, तो शीर्षों को स्मॉल लेटर से लिखा करो, और जो ये समुच्चय होता है, ये कैपिटल वी होता है, शीर्षों का समुच्चय, ये किससे लिखा जाता है, कैपिटल लेटर से आपके पास है। तो ग्राफ G बराबर V के किसी शीर्ष स्मॉल v की कोटि उस शीर्ष पर, उस शीर्ष पर आपतित कोरों की संख्या के बराबर होती है, कोरों की संख्या के क्या लिखा है मैंने, ग्राफ G बराबर V के किसी शीर्ष स्मॉल v, शीर्ष क्या आपके पास स्मॉल लेटर से लिखना है, शीर्ष स्मॉल v की कोटि क्या होती है, उस शीर्ष पर आपतित कोरों की संख्या के बराबर होती है। ये भी लाइन लिख दो, यदि ग्राफ G में हम बात करें पास, यदि ग्राफ G में पास या लूप विद्यमान हो तो उसे कोटि में दो बार गिना जाता है, क्योंकि लूप या पास जिस शीर्ष से प्रारंभ हो रही है उसी शीर्ष पर क्या हो रही है, समाप्त हो रही है, हो तो उसे कोटि में दो बार गिना जाता है। एक NOT भी डाल दीजिए आप, नॉट
लिख देना शीर्ष जो स्मॉल वी होता है, शीर्ष स्मॉल वी की कोटि को डिग्री ऑफ वी से लिखा जाता है। शीर्ष स्मॉल वी की कोटि को डिग्री ऑफ वी से लिखा जाता है। जैसे हम कोई डायग्राम लेके बात को समझाते हैं, जैसे आपने ग्राफ ले लिया, ये ग्राफ ले लिया आपने, स्मॉल v1 है, स्मॉल v2 है, स्मॉल v3 है, स्मॉल v4 है, स्मॉल v5 है, ये e1 है, ये e2 है, ये e3 है, ये e4 है। आप एक काम कीजिए, कोर भी ले लीजिए, ये हमने e5 ले लिया। एक काम कीजिए आप समांतर कोर भी ले लीजिए, ये हमने ले लिया e6। जैसे हमने क्या ले लिया, ये ग्राफ ले लिया, ये g बराबर ve। अब हमें क्या निकालना है, इसके शीर्षों की कोटि निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले हम बात करेंगे डिग्री ऑफ v1। v1 शीर्ष की कोटि निकालिए आप, क्या होगी, तो सिंपल सी बात है, कोटि क्या होती है, उस शीर्ष पर आपतित कोरों की संख्या के बराबर होती है। जैसे शीर्ष v1 की कोटि क्या होगी कि v1 पर कितनी कोरे आपतित है, तो आप बोलोगे सर 2 कोरे आपतित हैं, एक तो स्मॉल e1 रे, एक स्मॉल e2। तो आपतित कोरों की संख्या 2 है, तो शीर्ष स्मॉल v1 की कोटि कितनी होगी, आपके पास 2 होगी। ऐसे हम बात करें शीर्ष v2 की कोटि क्या होगी, शीर्ष v2 पर कितनी कोरे आपतित है, तो आप बोलोगे 1 2 3 और 4। तो किसी भी शीर्ष की कोटि क्या होती है, उस शीर्ष पर आपतित कोरों की संख्या के बराबर होती है। जैसे हम बात करें शीर्ष v3 की कोटि क्या होगी आपके पास, तो v3 पर कितनी कोरे आपतित है, आप बोलेंगे सर 1 कोरी आपतित है v3 पर, तो ओनली e3, तो इसकी कोटि कितनी होगी 1। हम बात करें डिग्री ऑफ v4, देखो शीर्ष v4 की कोटि क्या होगी, किसी भी शीर्ष पर आपतित कोरों की संख्या उस शीर्ष की क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। जैसे आप यहां बात करें v4 पर कितनी कोरे आपतित है, एक तो ये रही, ये भी लिख दीजिए आपके पास e1 e2 e3 e4 e5 e6, तो इसको नाम दे दीजिए e7। आपके पास v4 पर कितनी कोरे आपतित है, 1 2 और 3, और एक लूप और पास भी है। लूप और पास को कितनी बार गिना जाता है, क्योंकि यहीं से प्रारंभ हो रही है, यहीं पर क्या हो रही है, समाप्त, तो 2 बार गिनते हैं, तो 3 और 2 5। तो ऐसे हमने क्या निकाल लिया, सभी शीर्षों की कोटि। लूप और पास है तो इसे 2 बार गिनना, 2 और 3 ये कोरे हो गई, 5 हो गई शीर्ष v4 की कोटि। तो निकाल लिया आपने, कोटि निकालना आ गया होगा। एक चीज याद रखना, आप इन सबको ऐड कीजिए, आप 4 2 6 7 और 5 कितना आ गया, और किसकी कोटि नहीं निकाली हमने, v1 v2 v3 v4 v5 की कोटि नहीं निकाली अपन ने अभी, तो v5 की भी निकालिए कोटि आप। v5 की कोटि कैसे निकालोगे आप, v5 पर कितनी कोरे आपतित हैं, v5 पर 2 है, e1 और e7, 2 कोरे आपतित हैं, तो इनको जोड़ो, देखो 4 2 6 1 7 7 और 5 12 और 2 14। हमेशा याद रखना, शीर्षों की कोटियों का योगफल होता है ना, वो कोरों की संख्या का क्या होता है, 2 गुना होता है। कोई भी ग्राफ होता है ना, उसमें जो शीर्ष है उनकी कोटियों का क्या निकालोगे आप, योगफल करेंगे, वो हमेशा कोरों की संख्या का 2 गुना आता है। जैसे हम बात करें यहां कोरे कितनी है, आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 और 7 कोरे हैं, तो यहां जो शीर्षों की कोटियों का योगफल निकालेंगे वो कितना आएगा, 14 आएगा आपके पास, डबल होता है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जब शीर्षों की कोटियां निकालते हैं तो प्रत्येक कोर कितनी बार काउंट होती है, 2 बार काउंट होती है। जैसे हम बात करें e1 की, तो e1 जो कोर है वो 2 बार काउंट हो रही है, क्योंकि एक बार तो v1 की जब कोटि निकालेंगे तब भी कोर e1 को काउंट करेंगे, जब v5 की कोटि निकालेंगे तब भी हम किसको काउंट करेंगे, कोर e1 को। और हमें पता है कि कोई लूप या पास है तो उसे डायरेक्टली हम कितनी बार काउंट करते हैं, कोटि याद करते हैं तब 2 बार। तो ध्यान रखना, मैं इसका स्टेटमेंट लिख दूं, ये होता है कहने का v बिलोंग्स टू कैपिटल V और समेशन डिग्री ऑफ V इक्वल टू क्या होता है, 2e, जहां e क्या है आपके पास, कोरों की संख्या है, e क्या है, कोरों की संख्या है। ये तो वही हो गया आपके पास, क्योंकि हम स्मॉल b कहां से ले रहे हैं, कैपिटल B से। तो मान लीजिए कैपिटल B में आपके पास
V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 है। तो जैसे स्मॉल v की जगह एक बार, क्योंकि स्मॉल v कैपिटल V से लेना है, तो स्मॉल v का एक बार मान V1 होगा, समेशन है तो जोड़ आएगा। फिर स्मॉल v का मान V2 होगा तो डिग्री ऑफ V2 बनेगा, और समेशन है तो जोड़, ऐसे डिग्री ऑफ V1 प्लस डिग्री ऑफ V2 प्लस डिग्री ऑफ V3 प्लस डिग्री ऑफ V4 प्लस डिग्री ऑफ V5। तो शीर्षों की कोटियों का योगफल हो गया। और हमेशा ये किसके बराबर होता है? कोरों की संख्या के 2 गुने के बराबर होता है, क्योंकि ई क्या है? कोरों की संख्या। जैसे यहाँ इस ग्राफ के लिए ई का मान कितना होगा? 7 होगा, तो 7 × 2 14 आ जाएगा आपके पास। तो बात को समझ गए होंगे। देखो ध्यान रखना, वर्टिक्स 2 प्रकार के होते हैं। एक तो समशीर्ष होता है, और एक कौन सा होता है? विषम होता है आपके पास। एक तो इवन होता है सम, और एक ओड होता है विषम। तो कोई भी शीर्ष है वो समशीर्ष कब कहलाएगा? यदि आपके पास ग्राफ G है और यदि उसके किसी शीर्ष की कोटि एक सम संख्या है, तो वो शीर्ष कैसा कहलाएगा? समशीर्ष। और यदि आपके पास ग्राफ है और उसके कोई भी शीर्ष है और उनकी कोटि क्या है? एक विषम संख्या है, तो वो शीर्ष कैसा शीर्ष होगा? विषम शीर्ष। तो वो लिख दीजिए, यदि ग्राफ G बराबर VE के, यदि ग्राफ G बराबर VE के किसी शीर्ष स्मॉल v की कोटि एक सम संख्या हो, तो वह शीर्ष सम शीर्ष कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी कि ग्राफ G बराबर V के किसी शीर्ष स्मॉल v की कोटि एक सम संख्या हो, तो वह शीर्ष क्या कहलाएगा? सम शीर्ष। इसी प्रकार आप विषम शीर्ष की डेफिनेशन दे देना कि यदि ग्राफ G बराबर V के किसी शीर्ष स्मॉल v की कोटि एक विषम संख्या हो, तो वह शीर्ष विषम शीर्ष कहलाता है। जैसे हम बात करें पीछे वाले डायग्राम की बात ही कर लेते हैं। जैसे V1 कैसा शीर्ष है? सम शीर्ष है, क्योंकि V1 की कोटि क्या है? 2 है, और 2 क्या होती है? एक सम संख्या होती है। V2 भी कैसा है? सम शीर्ष है। V3 हमें पता है V3 की कोटि 1 और 1 कैसी संख्या होती है? विषम। तो V3 कैसा शीर्ष है? विषम। V4 भी विषम है, और V5 कैसा आपके पास? सम है, क्योंकि कोटि क्या है? 2, एक सम संख्या है। तो आप समझ में आ गया होगा। अब हम चर्चा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम थ्योरम्स वगैरह लेंगे। अब चैप्टर की थ्योरम, देखो चैप्टर जो ग्राफ है इसमें क्या है? ग्राफ और ट्री में वही है, डेफिनेशन वगैरह है, थ्योरम्स हैं, इन पे ज्यादा वर्क होगा। तो आपको एक एक चीज, जैसे आपको नोट्स बना रहे हैं, इसी प्रकार आपको पूरे चैप्टर के या पूरी बुक के, दोनों बुक्स के आपको क्या बनवाए जाएंगे? नोट्स बनवाए जाएंगे। कल आपको थ्योरम्स पढ़ाएंगे, तो थ्योरम्स के भी प्रॉपर आपको एग्जाम में क्या लिख के आना है। देखो आपको बुक का रटना नहीं है, आपको अपनी लैंग्वेज में उसको आपको लिखना है एग्जाम में। एग्जामिनर को भी लगे कि बच्चे ने वास्तव में क्या की है? मेहनत की है। ओके, तो आज हम इतनी चर्चा करेंगे। धन्यवाद सभी प्यारे विद्यार्थियों का, जो आप इतनी लगन से आपने जो स्टडी किया है पूरी क्लास की। ओके।